प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। नए सत्र का ये हमारा पहला व्याख्यान होगा। हम हमारे पाठ्यक्रम की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा नाटक, जिससे हम सब परिचित हैं लंबे समय से, उससे हमारी इस कक्षा में पढ़ाई का प्रारंभ करेंगे। तो इस हेतु हम ये जानेंगे कि नाटक क्या है, नाटक का स्वरूप कैसा हो सकता है। जब हम परिभाषाओं को जान लेंगे तो नाटक का एक स्वरूप हमारे सामने निखर कर के आ जाता है और हम बता सकेंगे कि नाटक कैसा होता है। और उसके बाद नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद नाटक का विकास क्रम जो भारत में आज तक प्रारंभ से लेकर के होता आया है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में, प्राचीन नहीं, हिंदी साहित्य के संदर्भ में। संस्कृत साहित्य या अन्य भाषाओं के साहित्य से हमें सीधा सीधा कोई मतलब इस अध्याय में हमारे पास नहीं होगा। तो सबसे पहले हम नाटक का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। तो नाटक के अर्थ का जहाँ तक सवाल है, तो नाटक का जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है, तो वो हम कह सकते हैं कि जो नाटक शब्द है उसकी व्युत्पत्ति नट नामक धातु से हुई है। संस्कृत में धातुएं होती है, हालांकि हिंदू में धातुएं नहीं होती। विज्ञान में भी धातुएं होती हैं, लेकिन वो अलग होती हैं, वो भौतिक धातुएं हैं। विज्ञान में धातु और अधातु दो चीज़ें होती है, लेकिन उससे हमारा यहाँ कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन संस्कृत में भाषा के संदर्भ में जो शब्द बनते हैं उनमें जो है धातु शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें नट नामक एक धातु संस्कृत में मानी गई है, उससे नाट्य शब्द की या नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, नट तो जो है धातु हो जाती है और ण्यत प्रत्यय हो जाता है, और दोनों जुड़ करके नाट्य नाम से हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि नाटक जो है वो पंचम वेद है। नाटक जो है वो पंचम वेद है। अब व्युत्पत्तिगत तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं इसकी परिभाषाओं पर। तो परिभाषाओं को जब हम देखना चाहते हैं तो हम ये पाते हैं कि अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग रूप से नाटकों को परिभाषित किया गया है। हम यहाँ भारतीय विद्वानों की ही परिभाषाओं को लेंगे, और आवश्यकता हुई तो आगे जा कर के हम पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा नाटकों की दी गई परिभाषा को भी देख लेंगे। पहली जब बात हमारे सामने आती है परिभाषा के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जब लोगों की क्रियाओं का अनुकरण अनेक भावों और अवस्थाओं से परिपूर्ण होकर के किया जाए, तो वह जो प्रवृत्ति है या वह जो विधा है वो नाटक कहलाती है, या वह रचना नाटक कहलाती है, या वह नाटक कहलाता है। अब हम यदि इसको जल्दी से पढ़ने की बताने की कोशिश करें तो क्या होगा, जब लोगों की क्रियाओं का अनुकरण अनेक भाषाओं और अवस्थाओं से परिपूर्ण होकर किया जाए तो वह नाटक कहलाता है। ये तो एक जो सामान्य सी निकल कर के बात हमारे सामने आती है। दूसरा, एक धनंजय नामक विद्वान हुए हैं। ये हम संस्कृत विद्वानों की परिभाषाएं ले रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अवस्था विशेष के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं।
अवस्था विशेष के अनुकरण को नाटक कहते हैं। अवस्था, व्यक्ति, वस्तु, कोई घटना जिस रूप में, जिस अवस्था में होती है, उसी रूप में उसको देखने वालों के सामने जब प्रकट किया जाता है तो वह नाटक नामक विधा होती है। तो ये किसने कहा है? धनंजय ने कहा है। फिर आते हैं अभिनव गुप्त नाटकों के बारे में क्या विचार रखते हैं। ये भी संस्कृत विद्वान हुए हैं। आप कहते हैं कि अनुभाव, विभाव, संचारी भावों का सम प्राधान्य, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों का सम प्राधान्य केवल अभिनय काव्यों द्वारा ही संभव होता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात, दृश्य जो विधा होती है, दिखाने की जो विधा होती है, उसके बारे में कहा है। अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये आपने प्रथम वर्ष में पढ़ लिया होगा, अन्यथा तृतीय वर्ष में हमारे आएगा। ये तीनों रस के तत्व हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव और होता है एक। तो ये चार तत्व रस के माने गए हैं, जो कि हमारे सामने हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने उसी को लेकर क्या है कि ये तीन चीज़ जो रस के लिए आवश्यक होती है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये नाटक में भी होनी चाहिए और इनका सम प्राधान्य, अर्थात ये समान रूप से नाटक में, अर्थात सिर्फ अभिनय काव्यों द्वारा ही संभव होती है। ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के मन में आए, ये सिर्फ अभिनय में होती है। और अभिनय जो विधा है, अभिनय जो काव्य है, वो क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। तो ये हो गया अभिनव गुप्त द्वारा। तो इसको हम एक बार, इन्होंने जैसा जैसा हमको बताया था संस्कृत में, हम उसको हिंदी में अर्थ करके ले लेते हैं। अनुभाव, विभाव और संचारी भावों का संप्राधान्य केवल अभिधेय काव्यों द्वारा ही संभव होता है। मैं इसको समझाने की प्रक्रिया आपको पूर्व में कर चुका हूँ। अब आते हैं आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने भी सीधी सीधी परिभाषा नहीं दी, लेकिन कुछ इसकी गुण बताए हैं और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वही परिभाषा हो जाती है। पहली बात ये कहते हैं कि नाटक नामक जो विधा है, उसमें उसका वृत्त ख्यात होना चाहिए, अर्थात प्रसिद्धि लिए हुए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गुमनाम वस्तु आपने ले लिया, गुमनाम कोई घटनाक्रम आपने ले लिया। दूसरी बात, इसमें पंच संधियों का न्यास होना चाहिए। हिंदी में तो संधियों के आप नहीं जानते, लेकिन संस्कृत में नाटकों की एक आवश्यकता है कि उसमें संधियां होनी चाहिए, पंच संधियां कहा गया है। फिर गुण हैं और ऐश्वर्य है, वो भी होने चाहिए। विलास और समृद्धि आदि गुण होने चाहिए। और अनेकों तरह के जो ऐश्वर्य हमारे साहित्य में माने गए हैं, उनका वर्णन भी जिस विधा में होना चाहिए या नाट्य विधा में होना चाहिए। तथा रस की निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि बिना रस के साहित्य की कोई भी रचना नहीं हो सकती। तो नाटकों की रचना का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अब इस आधार पर यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी साहित्यिक रचना या ऐसा काव्य जिसकी रचना वृत्त ख्यात होनी चाहिए, पंच संधियों का उसमें न्यास होना चाहिए, विलास आदि समृद्धियों और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिए तथा रस की निरंतरता होनी चाहिए। ऐसी विधा नाटक कहलाती है। अब आते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर हम नाटकों के तत्वों पर कि नाटक के कितने तत्व होने चाहिए। इस बारे में अनेकों हमारे जो आचार्य हुए हैं, हमारे जो विद्वान हुए हैं, उनका विचार भी अलग अलग रहा है और उन्होंने हमको अलग अलग इनकी संख्या भी बताई है। हम पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर भारतीय और पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने जो बात कही है, उसके पश्चात एक सामान्य जो गुण
या जो तत्व एकांकी के नाटक के निकल कर के आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर भागीरथ ने नाटक के कितने तत्व बताए। डॉक्टर भागीरथ ने नाटकों के या नाटक के 4 तत्व बताए। कौन कौन से? पहला तत्व कथा वस्तु, दूसरा नायक और पात्र या नायक या पात्र, तीसरा रस और चौथा अभिनय। आगे जाकर के हम इनके बारे में जानकारी ले लेंगे। कथा वस्तु क्या होती है, नायक या पात्र क्या होता है, रस क्या होता है और अभिनय क्या होता है। भारतीय नाट्य परंपरा जो हमारी पूर्व से चली आ रही है उसमें नाटक के कितने तत्व माने गए हैं उस बारे में भी हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय नाट्य परंपरा में नाटकों के 5 तत्व माने गए हैं। पहला वही है जो हमने भागीरथ जी के द्वारा बताया गया था, वो देखा था, वो है कथा वस्तु। पहला है कथा वस्तु। दूसरा है नेता या पात्र, उसमें नायक कहा गया था, इसमें नेता कहा गया, बात दोनों एक ही। और जो पात्र है वो दोनों में बताया गया है, नेता या पात्र। तीसरा रस, वो भी हमको अभी भागीरथ जी ने बताया था। चौथा है उद्देश्य, वो पूर्व में हमको नहीं मिला, पूर्व में जो बताया गया उसको उसमें नहीं बताया गया। और पांचवा है अभिनय, ये भी हमको डॉक्टर भागीरथ ने बता दिया। तो इसमें एक नई चीज़ आई और वो आई उद्देश्य। तो भारतीय नाटक परंपरा में नाटक के 5 तत्व बताए गए हैं, कथा वस्तु, नेता या पात्र, रस, उद्देश्य और अभिनय। इस तरह से 5 तत्व हो जाते हैं। पाश्चात्य नाटककार भी इस बारे में अपना विचार रखते हैं, क्योंकि भारतीय नाटकों पर पाश्चात्य विद्वानों का भी या पाश्चात्य साहित्य का, पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव पड़ा था। तो हम उनसे अछूते नहीं रह सकते या उनको अपने से बाहर नहीं रख सकते। तो उनकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा कि उनके अनुसार नाटकों के कितने तत्व होते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटकों के कुल 7 तत्व माने गए हैं या माने जाते हैं। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो लिया है यहाँ बहुत से विद्वानों के आधार पे वो 7 तत्व लिए हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल वातावरण, देश काल और वातावरण, पांचवा है उद्देश्य, छठा है भाषा शैली, भाषा और शैली, और 7वां है अभिनय। तो इस तरह से ये 7 तत्व नाटकों के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा माने गए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा उद्देश्य, छठा भाषा और 7वां अभिनय। तो इस तरह से 5 तत्व पाश्चात्य साहित्य में माने जाते हैं। अब आते हैं दोनों तरह के तत्वों को हमने अध्ययन कर लिया नाटकों के, जो भारतीय मानते हैं और पाश्चात्य मानते हैं। दोनों तरह के नाटकों का जो वो है तत्व हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं इन दोनों को मिला करके जो व्यवहारिक तत्व होते हैं और आज के नाटकों में मिलते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहले तो कितने होते हैं, कौन से होते हैं वो, और फिर हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे। लंबी जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि बाद में एकांकी पढ़ेंगे तब भी ले लेंगे, क्योंकि दोनों में लगभग ये समान पाए जाते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दोनों के नाट्य तत्व, दोनों के द्वारा मिलाए गए जो नाट्य तत्व हैं उनको हम मिला लेते हैं तो इनकी संख्या कुल 9 बैठती है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप 9 मत मानिए, 7 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है या आपके मस्तिष्क में किस रूप में वो स्पष्ट है, उस रूप में ही आप उसको लिख दीजिए, बता दीजिए।
पहला है कथा वस्तु, ये सब में सामान्य है या कॉमन है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, बाद में देखेंगे। दूसरा है चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा है कथोपकथन, संवाद भी जिसको कह सकते हैं, कथोपकथन भी कह सकते हैं, संवाद भी कह सकते हैं, वार्तालाप भी कह सकते हैं। चौथा है देश काल या वातावरण, देश हो, काल हो, वातावरण, ये तीनों चीज़ इसमें आनी चाहिए। पांचवा है भाषा शैली, कि भाषा कैसी है और उसकी शैली कैसी है, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। रस भाव, अर्थात नाटक में रस होना चाहिए, कि वो भाव कैसे हो रहे हैं, नाटक में कैसे उठाए जा रहे हैं, वो आ जाता है। फिर आते हैं सातवें पर उद्देश्य, सातवां जो तत्व है वो है उद्देश्य। आठवां है अभिनय और नवां है संकलन त्रय, नवां है संकलन त्रय। तो इस तरह से हमने देखा कि 9 तत्व हैं, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, रस भाव और उद्देश्य, अभिनय और संकलन त्रय। अब ये संक्षिप्त में इनके बारे में हम कल जानें कि क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे या अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। जय हिंद।